हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर स्पेशल सीरीज़। ठीक है, जैसा कि मैं शेक्सपियर से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करा चुकी हूँ, उसी सीरीज़ में ये आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, तो आज हम शेक्सपियर से रिलेट करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे और कुछ उनसे न्यू फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जो उनसे रिलेट करते हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज की वीडियो। ओके, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज किल क्लूडियो। ओके, ये एक स्टेटमेंट है किल क्लूडियो। तो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये डिमांड शेक्सपियर के कौन से प्ले में और कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ऑफिलिया इन हैमलेट, ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये पूरा नेम ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंड डी है बेटिरिया इन मच एडो अबाउट नथिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। अच्छा, क्लूडियो नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलता है? उसी से हमारा आंसर बन जाएगा। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस। और देखिए, अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उन्हें भी इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में शेक्सपियर से पूछे गए हैं। ओके, तो अब इसे देख लेते हैं। किल क्लूडियो किसकी स्टेटमेंट है और कौन से प्ले में है शेक्सपियर के? तो देखिए, ये स्टेटमेंट कहती है बेटिरिया, ठीक है, इन मच एडो अबाउट नथिंग में। ठीक है, क्या कहती है वो कि किल क्लूडियो। और क्यों कहती है ऐसा वो? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये उन्होंने कही है एक्ट 5 और सीन 1 में। ओके, एक्ट 5 एंड सीन 1। ओके, और क्यों कहती है? क्योंकि देखिए, बेनेडिक्ट और बेटिरिया जो थे वो एक दूसरे को पसंद करते थे। ठीक है, और बेनेडिक्ट आस्क करता है हाउ टू प्रूव हिज लव टू बेटिरिया। तो वो ये पूछता है उससे कि मैं अपना लव कैसे प्रूव कर सकता हूँ, बेटिरिया से पूछता है। देन बेटिरिया उससे ये बात कहती है कि किल क्लूडियो। ओके, तो ये हो गया हमारा प्ले मच एडो अबाउट नथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू शुड रीड समरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज शेक्सपियर एड्रेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट। बताइए, शेक्सपियर के सोनेट की जो मेन थीम है वो क्या है? ऑप्शन है आपके पास हार्मनी, वेल्थ, लव, कॉन्फ्लिक्ट। बी ऑप्शन है, सॉरी एक सेकेंड, यस, बी ऑप्शन है ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम और ब्यूटी। सी है पीस, टाइम, ब्यूटी, वेल्थ। डी है लव, ब्यूटी, टाइम, लॉयल्टी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या रही है? यस, जो शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम रही है वो मोस्टली क्या रही है? लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। ओके, तो शेक्सपियर ने सभी को बताया कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जिनमें से 126 सोनेट किसको डेडिकेटेड है? ये एक यंग मैन को डेडिकेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी बचे सोनेट्स हैं, सॉरी यंग मैन, नॉट प्लूरल, सिंगुलर। ओके, और जो बाकी बचे सोनेट्स हैं 28 सोनेट्स जो बाकी हैं वो किसके किसके लिए डेडिकेटेड है? अ वुमेन, या फिर कहें उसे कहा जाता है डार्क लेडी, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटेगोनिस्ट इन शेक्सपियर। आपको बताना है
कि जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन डिजायर फॉर वेजिनेंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटेगोनिस्ट। बताइए शेक्सपियर के कौन से प्ले की ये मेन थीम रही है, आपको ये बताना है कि यही उसकी डाउनफॉल का कारण बना था। क्या कारण बना था? जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी इच्छाओं, डिजायर फॉर वेजिनेंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस, उसकी जो आत्म चेतना थी, चेतना की आवाज़, और उसके जो इच्छा थी पद को पाने की, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वही उस प्रोटेगोनिस्ट के, उस हीरो के डाउनफॉल का कारण बना था। तो आपको बताना है कि ऐसा किस प्ले में हुआ था शेक्सपियर के। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट। ठीक है, ये हैमलेट ही प्रोटेगोनिस्ट था जिसके जिसके मन में, जिसके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर ऑफ वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस। ओके, ठीक है। तो ये कब पब्लिश हुआ था वैसे? हैमलेट कब पब्लिश माना जाता है? पब्लिश नहीं, रिटन माना जाता है। ये रिटन तो हुआ था 1601 में, और पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट फोलियो में 1623 में, जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, उसमें पब्लिश माना जाता है। ओके, तो ये जो हैमलेट है ये शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है। ठीक है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं शेक्सपियर की? और अक्सर ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की बात कर रही हूँ मैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो देखिए इस तरीके से हम याद कर सकते हैं एक एक्रोनिम के यूज रूप में, HOKM। ठीक है, इससे क्या बना? H से बना हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। ठीक है, और आपको ये बताना है व्हाट इज दी, ये विच इज दी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टेम्पेस्ट Prospero frees Ariel from the witch's Sycorax but has enslaved. ऑप्शंस हैं स्टेफेनो, वॉट्सवेन, ट्रिंकुलो, कैलिबन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? टेम्पेस्ट में क्या होता है? प्रॉस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विचेस साइकोरेक्स। ठीक है, जो प्रॉस्पेरो है वो एरियल को फ्री करता है साइकोरेक्स विच से फ्री कराता है, बट हैज एंस्लेव्ड, और किसे अपना गुलाम बना लेता है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास स्टेफेनो, बोट्सवेन, ट्रैंकुलो, कैलिबियन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, वो एंस्लेव्ड करता है किसे? कैलिबन को। ठीक है, अब कैलिबन कौन है ये? तो कैलिबन इज अ विलेनियस। ठीक है, कैलिबन विलेनियस इज आइलैंड नेटिव। ठीक है, द डिफॉर्म सन ऑफ अ विच नेम साइकोरेक्स। जो कैलिबन होता है ना, ये जो विच थी साइकोरेक्स जिससे इन्हें फ्री कराया था, इसी का बेटा होता है कैलिबन। ओके, हु रूल्ड द आइलैंड बिफोर प्रॉस्पेरो अराइव्ड। ओके, प्रॉस्पेरो के आने से पहले इस आइलैंड पर वही रूल क्या करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम से देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। बताइए, रोमन एम्पायर पर जो ट्रायम्विरेट था, मतलब 3 लोगों का शासन रहा, उनमें अपार्ट फ्रॉम दी, मतलब उनमें एक तो था मार्क एंटनी, दूसरा था ऑक्टेवियस सीजर, तो तीसरा पर्सन कौन था?
ठीक है, ये आपको बताना है। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड एक्टिवियस सीजर, हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन प्ले एंटनी एंड क्लोपेट्रा? ऑप्शन आपके लेपिडस, एनाबार्बस, पॉम्पे एंड एग्रिपा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेपिडस। ओके, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टिवस सीजर, it was Lepidus who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antony and Cleopatra. Okay, now moving to the next question. से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? बताइए, जब हैमलेट अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनता है तो उस समय पर वो किस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था? ऑप्शन है आपके पास, फ्रांस, एथेंस, जर्मनी, इंग्लैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ओके, यस, वो कर रहा था स्टडी कहाँ पर? जर्मनी यूनिवर्सिटी में। ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रिंस हैमलेट के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या कहा जा सकता है? प्रिंस हैमलेट इज डिप्रेस्ड हैविंग बीन समन्ड होम टू डेनमार्क फ्रॉम स्कूल इन जर्मनी to attend his father's funeral. He is shocked to find his mother Gertrude already remarried. The queen has wed Hamlet's uncle Claudius, the dead king's brother. Okay, now next question. इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. In Shakespeare's Macbeth, who is Rose referring to when he uses the description Bellona's ब्राइडग्रूम? देखिए, शेक्सपियर के मैकबेथ में हु इज रोज रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन वेलोनास ब्राइडग्रूम। ऑप्शन है आपके पास, बेंक्यू, मैकडोनाल्ड, मैकबेथ, फ्लेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ। ठीक है, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, बेलोनास वाज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ठीक है, बेलोना कौन है? ये है रोमन गॉडेस, रोमन गॉडेस ऑफ war. Verona is the Roman goddess of war, and here the Thane of Rose praises Macbeth's unsurpassed skill on the battlefield, referring to him as Bellona's bridegroom. Okay, now next question. Question number 8 है, was the hope drunk wherein you dressed yourself? ओके, आगे है, व्हाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? बताइए, वाज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? ये जो स्टेटमेंट है ये लेडी मैकबेथ कहती है, और इसमें वो किस होप के बारे में बात कर रही है ये पूछा गया है। व्हाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? ऑप्शन है आपके पास, टू किल मैकडफ, टू बी king hereafter, to get the damned spot of blood out, to believe the vanquished ghost would not play Macbeth. क्या होगा इसका राइट आंसर? Was the hope drunk wherein you dressed yourself?
यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। होप से यहाँ पर लेडी मैकबेथ का मतलब है टू बी किंग हेयर आफ्टर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, टू बी किंग हेयर आफ्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ये एज है, ठीक है, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर एज यू लाइक इट। देखिए, एज यू लाइक इट जो है वो एक रोमांटिक प्ले है शेक्सपियर का, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स दिखाए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा सॉन्ग शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बी है ब्लो ब्लो द विंटर विंड्स, सी है व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वेरी फेमस है सॉन्ग, एज यू लाइक इट का ही है। आगे ब्लो ब्लो द विंटर विंड्स, ये भी एज यू लाइक इट से ही बिलोंग करता है। अगर बात करें सी और डी ऑप्शन की, तो इसमें से जो हेयर बी गो राउंड द मेलबरी बुश, ये वाला जो वर्क है, ये क्या है, ये एक मतलब ये शेक्सपियर के प्ले में नहीं है, एज यू लाइक इट में नहीं माना जाता। ये क्या है, हेयर वी गो राउंड द मेलबरी बुश, ये है एक इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी, ठीक है, एक राइम्ड सिंगिंग है जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है अक्सर, ठीक है। और इट हैज़ अ राउंड फॉल सॉन्ग, इंडेक्स नंबर ऑफ 788 लाइन्स, ठीक है, 7882 लाइन्स। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये एज यू लाइक इट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हेयर वी गो राउंड द मेलबरी बुश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इट एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर ऑर्लैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। इनमें से कौन होता है ऑर्लैंडो का ट्यूटर, ठीक है, जो उसे बताता है हाउ टू बी अ बेटर लवर। ओके, ऑप्शन है आपके पास केंट, एडगर, एडमंड या ग्लोकेस्टर। व्हाट इज द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, आपको क्या करना होता है, आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सेट करना है, अपना आंसर टिक कर लेना है। उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपके कितने आंसर्स राइट हो रहे हैं। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन होता है ऑर्लैंडो का ट्यूटर? देखिए, अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है वो, ठीक है। ऑर्लैंडो का जो ट्यूटर होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ज्ञानीमीड। ओके, ज्ञानीमीड, ठीक है, ये होता है इसका ट्यूटर, ठीक। ना तो कैंट होता, ना एडगर, ना एडवन ग्लॉस्टर, ठीक है। तो ये क्या कौन है? ज्ञानीमीड, ठीक है। इनफैक्ट ये जो कैरेक्टर्स के नेम है ये भी अलग दे दिए गए हैं। ये कैरेक्टर्स किस में पाए जाते हैं? अच्छा ये बताइए, शेक्सपियर के कौन से प्ले के हैं ये कैरेक्टर्स? कैंट, एडगर एडमंड और ग्लॉसेस्टर। यस, ये हैं शेक्सपियर के किंग लियर से, ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे थे यहाँ पे? एज यू लाइक इट की, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एज यू लाइक इट का कैरेक्टर कौन है? वो है ज्ञानीमीड, ठीक है, जो ट्यूटर बनता है किसका? ऑर्लैंडो का, कि कैसे एक ग्रेट लवर बना जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट, ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज। यहाँ पे स्टेट ना होके क्या है? स्टेज, ठीक है। ये बहुत ही फेमस लाइन है एज यू लाइक इट की, और जो लास्ट सीन में ही देखने को मिलती है। डिपिक्ट एज, तो ये किस पर डिपेक्ट करती है, डिपेंड होती है। ऑप्शन है आपके पास सेकंड चाइल्डलेसनेस एंड मेयर ऑब्लिजन,
सेकेंड ऑप्शन है इन्फेंट म्यूलिंग एंड पीकिंग, लीन द स्लीपर्स पेंटोलन, फेयर राउंड वैली विद गुड कैप ऑन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज, ये क्या है? ये लास्ट सीन में डिपेक्ट देखने को मिलता है। और डिपिक्ट किस पे करता है ये करता है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। अब ये क्या है? सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, इट इज द फ्रेज दैट बिगन्स अ मोनोलॉग स्पोकन बाय द मेलनकॉली जैक्स इन एक्ट सेकेंड सीन 7th। ठीक है, ये कब घटित होती है? एक्ट सेकेंड है और सीन जो है हमारा वो 7th है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस, जो विचेस थी उन्होंने काफी सारी प्रोफेसीज दी थी, भविष्यवाणी की थी, तो उनकी लास्ट प्रोफेसीज क्या थी? फॉर नन ऑफ वुमन, अच्छा इसमें दी गई है, हम देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ, यहाँ पे मैकबेथ है, शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, ऑप्शन है आपके पास मेलकम, मैकडफ, रोजेस, लेनक्स। बेसिकली आपको ये प्रोफेसी को कंप्लीट करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रोफेसी क्या थी? फॉर नन ऑफ वुमेन्स बोर्न शैल हार्म मैकबेथ। ठीक है, मतलब ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो एक औरत की कोख से प्राकृतिक रूप से जन्मा है वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। ठीक है, और ये कब पूरा हुआ? मतलब मैकबेथ को किसने मारा था फिर? फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेन, किसके अगेंस्ट फाइट लड़ी थी जब मैकबेथ मारा गया था? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकडफ। ओके, क्योंकि मैकडफ क्या था? ये पहले ही सिजेरियन तरीके से पहले ही मतलब पैदा हो गया था, नेचुरल रूप से पैदा नहीं हुआ था, और इसने ही क्या करा था? मैकबेथ का मर्डर किया था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, देन लिखा है देयर इज नन बट ही whose being I do fear. Who is the person Macbeth admits to being fearful of? बताइए। अब स्टार्टिंग में ब्लैंक था, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम आएगा यहाँ पे, फिर कहा गया है देयर इज नन बट ही whose being I do fear, मतलब कोई भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ वो है जिससे मैं डरता हूँ। ठीक है, who is the person Macbeth admits to being fearful of, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिससे डर लगने के लिए मैकबेथ ने खुद एडमिट किया था? ऑप्शन है आपके पास मैकडफ, मेलकम, बेंक्यू या फिर रोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, सबसे पहले जो मैकबेथ डरा था वो बेंक्यू के घोष से ही डरा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है? रिवेंज, रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम या फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। क्या होगा इसका राइट आंसर? बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट, यस, टेम्पेस्ट की जो बेसिक थीम मानी जाती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। ओके, द टेम्पेस्ट कब लिखा गया था? तो ये लिखा हुआ माना जाता है 1610 और 11 का, और पब्लिश कब हुआ था?
शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में, जो कब आया था 1623 में। किसने पब्लिश किया था? हेमिंज एंड कोंडेल ने। ठीक है। इट शोज क्रिश्चियंस वैल्यू forgiveness and freedom is the basic theme of this play. Now next question से देख लेते हैं। Who suffers from self love in Twelfth Night? Very easy question. Twelfth Night में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सेल्फ लव से ज्यादा ऑब्सेस्ड था? ऑप्शंस हैं मालवेलियो, सर टोबी ब्लीच, सर एंड्रयू अगाचक या ओलिविया। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मालवोलियो जो था ये सेल्फ लव से ऑब्सेस्ड था। ठीक है। और अच्छा, ट्वेल्थ नाइट को लिखा कब गया था? ये लिखी गई थी 1601 to 02 भी बोल दिया जाता है, और पब्लिश वही फर्स्ट फोलियो में हुई थी। ठीक है। और मेलवोलियो कौन था प्ले में? तो ये था हेड सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले से देख लेते हैं। इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर? अच्छा, कौन से प्ले में ये लाइन देखने को मिलती है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, वेरी फेमस लाइन है। ऑप्शन है आपके पास लव स्लेवर्स लॉस्ट, ऑल फॉर लव, ट्वेल्थ नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। देखिए ये एक्ट 1 सीन सेकंड में ही हो जाती है। ठीक है, सबसे शुरुआत में देखने को मिलती है लाइन। तो ये है ट्वेल्थ नाइट की लाइन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और किसने कही है ये लाइन? क्या नाम है उसका? यस, ऑरलैंडो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। ऑल इज बट टॉयज, रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, the wine of life is drawn and the mayorless is lift this wallet to brag of. In which play Shakespeare do the above line appears? ये वाली लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को हमें मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, मतलब 4 ग्रेट ट्रेजरीज। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? All is but toys, renown and grace is dead. The wine of life is drawn, and mere less is left that wallet to brag of. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, ये जो लाइंस हैं वो कौन से प्ले की हैं? ये है मैकबेथ की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कब देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है हमें एक्ट 2 एंड सीन भी कौन सा है? 2। ओके, एक्ट 2 सीन 2 में। और किसने बोली है ये लाइनें? किसने कही है ये लाइनें? तो ये कही है मैकबेथ ने। ठीक है, नाउ मूविंग टू यस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, आइडेंटिफाई हिम। बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। किसे कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन? ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, W.B. Yeats, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम शेक्सपियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। आपको बताना है अलेक्जेंडर पॉप को क्या कहा जाता है। ये फेमस है मोक एपिक लिखने के लिए। ठीक है, इन्होंने रेप ऑफ द लॉग जो लिखा है वो बहुत ही फेमस मोक एपिक है इनका। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट, लवर ऑफ नेचर, रोमांटिक पोएट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। बताइए, ये लाइन्स कौन से प्ले में देखने को मिलती है? थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन। ऑप्शन है आपके पास किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। क्या होगा इसका राइट आंसर?
All is but toys. Sorry. Things without all remedy should be without regard. What is done is done. Yes. देखिए ये लाइन देखने को मिलती है हमें मैकबेथ में, ठीक है। और मैकबेथ में कौन से मतलब कौन से सीन है, तो ये एक्ट थर्ड के सीन सेकंड में है। ओके, एक्ट थर्ड सीन सेकंड। अक्सर ये वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रहे जो फेमस लाइन है उसका एक्ट और सीन भी याद करके चलें, ठीक है। एक्ट थर्ड हो गया इसका और सीन हो गया हमारा सेकंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर? किसने हैमलेट को एक ड्रामेटिक फेलियर कहा है? ऑप्शन है आपके पास ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस, एफ.आर. लेविस। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, एक वर्क को तो उन्होंने ड्रामेटिक फेलियर बताया और शेक्सपियर के एक वर्क को उन्होंने ड्रामेटिक सक्सेस बताया। तो ड्रामेटिक सक्सेस भी बताना है आपको। किस प्ले को बताया है? ड्रामेटिक सक्सेस। और आपको बताना है ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है, कौन है वो राइटर। देखिए, शेक्सपियर का जो प्ले है जिसे सॉरी ड्रामेटिक सक्सेस कहा गया है, वो कौन सा है? कॉरिलिनियस, ठीक है। और किसने कही है ये बात? ये कहा है टी.एस. एलियट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, टी.एस. एलियट ही हैं जिन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट को तो ड्रामेटिक फेलियर बोला और कॉरिलिनियस को ड्रामेटिक सक्सेस। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और इसी तरीके से मैं डेली प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ आपको, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट अलग से होता है और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट अलग होता है, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो वीडियोज़, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।